रेवरी की मीटिंग भी शुरू होने वाली थी और एक एक करके सभी रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पर आने लगते हैं, जिन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर ओशिवान किंगडम का राजा यहाँ पर आ जाता है, जिसके स्वागत में सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और ताजीने किंगडम की क्वीन मोरोनन भी यहाँ पर आ जाती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। किंग नेपच्यून और रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को लीड करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही सभी लोग किंग नेपच्यून को देखते हैं तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। और हम सिराओशी को भी देखते हैं और पहली बार सरफेस पर आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर थोड़ा सा डर भी रही थी। लेकिन इसके भाई इसे यकीन दिलाते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और आज से पहले सिर्फ एक बार ही रियोगु किंगडम रेवरी को ज्वाइन करने के लिए आई थी और उसके बाद से इन्हें जब भी इन्विटेशन भेजा गया इन लोगों ने उसे रिफ्यूज कर दिया। तो वाकई ही में इस बार की रेवरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इसके बाद हम फूजितोरा को देखते हैं जो कि मस्त नूडल्स खा रहा होता है। और तभी एडमिरल रियोकोगु इसे कहता है कि मुझे फ्लीट एडमिरल अकाइनो ने ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं फूजितोरा। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? जिस पर ये हंसने लगता है और बोलता है कि ना भैया ना, मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी बैंड नहीं बजवानी। पर तुम बताओ, क्या तुम इस जगह को तबाह करना चाहते हो क्या? मैं जिस चीज को तबाह करना चाहता हूँ वो है यहाँ का सिस्टम। खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे लिए यहाँ पर ये खाना लेकर आए, मुझे अच्छा लगा। सच में ये मैगी नूडल्स बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। जिस पर एडमिरल कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी से वापस लौट रहे हो, तो बताओ आखिर वेगापंक क्या कर रहा है? क्या उसने कोई प्रोग्रेस की भी या नहीं? मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो उसने एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बना रखी थी। फ्यूचर में हमें कभी भी 7 फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ये एडमिरल हंसने लगता है और बोलता है कि वाकई ही में ये तो कमाल ही हो जाएगा। इसके बाद हम किंग नेपच्यून और बाकी सभी को देखते हैं। किंग नेपच्यून और उसकी पूरी फैमिली को गार्ड करते हुए इन सभी को आगे लेकर जाया जाता है। गार्प इन सभी को गार्ड कर रहा होता है और इन सभी को मैसेज देता है कि अगर किसी ने इन पर आंख उठाकर भी देखा तो उसे सबसे पहले गार्प से होकर गुजरना होगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि गार्प नेवी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तो गार्प का नेपच्यून की पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन देना किंग नेपच्यून और उसकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब यहाँ पर जो आम लोग होते हैं सिराओशी को देखकर फ्लैट हो जाते हैं और इसकी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं और आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो यही है वो प्रिंसेस सिराओशी। सभी लोग जब इसकी फोटोज लेने में बिजी होते हैं तो इतने सारे लोग और इतनी सारी लाइट्स को देखकर सिराओशी नर्वस हो जाती है, पर सभी लोग इसकी ब्यूटी को देखकर लट्टू हो जाते हैं, जिनमें से एक अपना मॉर्गन भी होता है। किंग नेपच्यून गार्ड से कहता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है। हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि तुम्हारी बेटी सिर्फ विशमैन आइलैंड में ही पॉपुलर नहीं है बल्कि इस दुनिया में उसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं। इसके बहुत सारे दीवाने भी हैं। रूमर्स का तो ये भी कहना है कि लोग कहते हैं कि पायरेट एम्प्रेस पुआ हैनकॉक जितनी ही ज्यादा खूबसूरत है। अब गार्प के मुंह से ये सारी बातें सुनकर किंग नेपच्यून अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाता है और जैसे ही सिराओशी की नजर सामने मौजूद उस जायंट से पेड़ पर जाती है तो एक्साइटेड होते हुए गार्प से कहती है, लूफी के दादाजी मुझे एक बात बताइए, क्या ये जंगल है? अरे नहीं नहीं बच्ची, ये तो बस एक पेड़ है। तभी मैदान में ये अगली सा बंदा आ जाता है जिसका नाम स्टेले है और ये साबो का भाई है और अपनी अगली सी शक्ल लेकर सीधा गार्प के सामने आ जाता है और इसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। बेटे का भैया लग रहा है मेरे को गार्प इसकी ऐसी तैसी करने वाला है। और ये बंदा गार्प से कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन है बे तू? मेरे सामने से हट जा। ये सुनकर इसके होश ही उड़ जाते हैं और हैरानी के साथ कहता है कि लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तब इसकी पत्नी कहती है कि मुझे तो लगता है कि इसने ऐसा ही कहा है। और स्टेली के गार्ड्स कहने लगते हैं कि ये गार्प तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, आखिर हमारे राजा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, इसे तो अभी के अभी मौत की घाट उतार देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया भाई इनका। स्टेले आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम शायद से भूल रही हो, मैं गोवा किंगडम का राजा हूँ, वही किंगडम जिससे तुम बिलोंग करते हो, तो तुम्हें अपने राजा की इज्जत करनी चाहिए और मुझसे जरा ठीक से पेश आओ। पर गार्प को घंटा किसी बात से फर्क पड़ता है कि ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, इसका राजा कौन है, और लूफी की तरह ही बिना किसी चीज की परवाह किए इसके मुंह पर इसकी बेइज्जती करने लगता है। और हम साबो और लिंडबर्ग को देखते हैं। अरे जरा देखो, ये तो वही तुम्हारा एडॉप्टेड भाई स्टेले है ना साबो? तुमने सही कहा। और हमें बताया जाता है कि आखिर स्टेले कैसे गोवा किंगडम का राजा बना। दरअसल जब साबो लापता हो गया था तो उसके माँ बाप ने एक बच्चे को गोद लिया और क्योंकि साबो के पेरेंट्स नोबल थे, स्टेली के लिए रास्ते और भी ज्यादा आसान हो गए और आगे चलकर गोवा किंगडम के जो किंग और प्रिंस थे उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद उनकी एक इकलौती बेटी बच जाती है, जिससे कि अभी कुछ ही महीने पहले स्टेली की शादी हो जाती है और पावर में आ जाता है। और साबो अपने मन में कहने लगता है कि शायद ग्रे टर्मिनल ही वो जगह थी जहाँ पर लूफी मैं तुमसे पहली बार मिला था, है ना? इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ग्रे टर्मिनल के अंदर हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर साबो और एस दोनों अपने सीक्रेट खजाने के बारे में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम आगे चलकर पायरेट्स बनने वाले हैं, तो हमें एक बहुत ही ज्यादा कमाल की शिप की जरूरत पड़ेगी। और इस बात को लूफी भी सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग पायरेट्स बनने वाले हो क्या, और तुम्हारे पास ऑलरेडी खजाना भी है क्या? मैं भी आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। जिसके बाद कैसे एस और साबो लूफी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसे बांध देते हैं, पर एट द एंड ये तीनों भाई कप ऑफ साकी को शेयर करते हैं और इनके बीच का ये जो बॉन्ड है हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है। और यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर लूफी भी अपने दोस्तों को एस और साबो के बारे में बताता है कि ये तीनों आखिर कैसे मिले थे। और सांजी सभी को बताता है कि इनका परिवार बहुत ही
ही ज्यादा अजीब है क्योंकि इसका जो भाई था वो व्हाइट बीड की शिप के ऊपर सेकंड डिवीजन का कमांडर था और हाँ उसके पिता गोल्डी रॉजर थे। और अब बारी आती है दूसरे भाई की यानी कि साबो की, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी में स्टाफ ऑफ चीफ की पोजीशन को होल्ड करता है, यानी कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी इंसान। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी फैमिली कितनी ज्यादा खतरनाक है। और टॉपर लूफी से कहता है, वैसे लूफी एक बात बताओ, तुम्हें अजीब लगता होगा ना कि साबो इतने समय से तुम्हारे पिता के साथ ही ट्रैवल कर रहा है? नहीं यार चॉपर, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि मैं अपने पिता से कभी मिला ही नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ कि साबो चाहे जहाँ मर्जी रहे, जिसके साथ भी सफर करे, हमारे बीच का ये जो कनेक्शन है मैं इसे हमेशा फील कर पाता हूँ और मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम साबो को देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर पर हमला करके इसे ढेर कर देता है। इसके बाद हम गार्प को देखते हैं और स्टेले इससे कहता है कि मैं गोवा किंगडम का राजा हूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम गोवा किंगडम के राजा हो? हाँ। और पीछे से मॉर्गन इन दोनों की बातों को सुनकर कहता है कि हालांकि ये जो गोवा किंगडम है बहुत ही रूरल और शांत सा एरिया है, पर इसी जगह से वो बड़े बड़े नाम निकले हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। पहला है गार्प जिसे कि सब जानते हैं, दूसरा उसी का बेटा ड्रैगन जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, तीसरा है गोल्डी रॉजर का बेटा एस और रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ भी यानी कि साबो, और स्ट्रॉ हैट लूफी जो कि हमेशा सुर्खियों में छाया रहता है। इससे ये साबित हो जाता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा कमाल की है। चलो चलो अब मेरे सामने घुटनों के बल आ जाओ और मुझसे माफी मांगो। चलो चलो गार्प। अरे ओ तवे जैसी शक्ल वाले, मेरे सामने से हट जाओ, तेरा ये गंदा सा चेहरा मुझे इरिटेट कर रहा है। और ये सुनते साथ ही स्टेले की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बेचारा सोच में पड़ जाता है कि भाई मैं यहाँ पर इसकी बेइज्जती करने आया था पर ये तो मुझे ही पेलता जा रहा है। जिसके बाद स्टेले दिमाग लगाता है और सीधा गार्प के कानों में जाकर फुसफुसाकर कहता है, गार्प जी जरा मेरी बात को गौर से सुनिए, मेरे कुछ कनेक्शंस हैं जिनके जरिए से मैं बहुत ही जल्दी एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनने वाला हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता आपको मेरे सामने थोड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए? हाँ। जिस पर गार्प इसके मुंह पर कहता है, अच्छा तो तुम्हें उनकी ही तरह बदनाम होना है? हाँ। ये सुनकर स्टेले के पैरों से जमीन खिसक जाती है और ये उल्टा जाकर गिरता है और हैरानी के साथ गार्प की तरफ देखते हुए कहता है कि भाई ये बंदा है क्या? इसे जरा भी किसी का डर नहीं है। अगर किसी सेलेस्टियल ड्रैगन ने इसे ऐसा बोलते हुए सुन लिया तो ऑन द स्पॉट डेथ, इसे मौत की सजा दे दी जाएगी। अरे मुझे माफ करना, मुझे ऐसे इस बात को खुलेआम नहीं कहना चाहिए था ना। ठीक है मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। तभी पीछे से किंग नेपच्यून इसे आकर पकड़ लेता है और बोलता है कि जेंटलमैन क्या तुम ठीक हो क्या? और किंग नेपच्यून को देखकर स्टेले और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या ये चीज हिल डुल भी सकती है क्या? मुझे लगा ये बहुत बड़ा जायंट सा कोई स्टैचू है यहाँ पर। अब इसके बाद सभी लोग उस लिफ्ट के जरिए से रेड लाइन के ऊपर जाने लगते हैं जहाँ पर होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस लोकेटेड है। और सिराओशी को फॉर द फर्स्ट टाइम सूरज को इतने पास से देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रेवोल्यूशनरी आर्मी के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिनमें से एक मॉर्ले कराजू भी होता है। और इस लिफ्ट के अंदर जो गार्ड्स यहाँ पर इन्हें गार्ड करते हुए ले जा रहे थे, इनमें से एक गार्ड की आर्मर के अंदर अभी साबो मौजूद होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग रेड लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों का स्वागत किया जाता है पर तभी यहाँ पर जो फिशमैन्स होते हैं यानी कि नेपच्यून फैमिली को एक तरह के बबल को दिया जाता है ताकि इनमें से किसी को भी सांस लेने में कोई भी दिक्कत न आए। और इन सभी को एक बड़े से गेट के पास लेकर आया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही लंबी सीढ़ी बनाई जा चुकी है जिसके ऊपर चलकर ही ये लोग उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं और वहीं पर रेवरी की मीटिंग होने वाली है। अब सभी लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं पर स्टेले की हालत शुरू में ही खराब हो जाती है और किसी तरह से चलते चलते उस बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये गेट खोला जाता है तो हमें मैरी जॉयस का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सिराओशी एक्साइटेड हो जाती है और हमें मैरी जॉयस की खासियत को बताया जाता है। मैरी जॉयस पूरी दुनिया में सबसे परफेक्ट जगह मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर हवा का AQI 20 से 30 के बीच में रहता है। अनलाइक दिल्ली जंगल बहुत ही ज्यादा घने हैं और यहाँ का पानी बिल्कुल गंगा नदी की तरह साफ है, चारों तरफ साफ सफाई है और ये जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और स्टेले भी इस जगह की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। अब जहाँ पर ये रेवरी की मीटिंग होने वाली होती है वो जगह यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर होती है, इसलिए यहाँ पर जो कुछ गार्ड्स होते हैं ये आगे आते हैं और सिराओशी और किंग नेपच्यून को बड़े बड़े हैंडल जैसे रॉड से थमा देते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो होल है आपको इसके अंदर इस रॉड को डालकर खड़े रहना है। और असल में यहाँ पर एक एलिवेटर बनाया गया है जिसके जरिए से ये लोग बिना चले ही उस मीटिंग हॉल पर पहुंच जाएंगे। और इसे चलता हुआ देखकर स्टेले हैरान हो जाता है, अरे बाप रे यहाँ पर तो भूकंप आ गया। पर जब इसके बारे में बताया जाता है कि ये चीज क्या है तो फ्लेक्स करते हुए कहने लगता है कि हाँ हाँ भाई मुझे मालूम है हमारे गोवा किंगडम में भी ऐसी चीजें मौजूद हैं, मुझे तुमने क्या समझ रखा है? हाँ छपरी नहीं हूँ मैं। और सिराओशी फॉरेस्ट को ही देखती जा रही थी पर तभी फुकारोशी कहने लगता है कि पिताजी क्यों ना हम इस ट्रैवलेटर की जगह पैदल ही जाएं क्योंकि इतने ज्यादा खूबसूरत नजारे को मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी सिराओशी जंगलों को और भी ज्यादा अच्छे से देखना चाहती है ना। और ऐसा बोलकर पूरी नेपच्यून फैमिली उस ट्रैवलेटर से उतर जाती है और सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। और फुकाओशी और उसके भाइयों को यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। देखने से लग रहा होता है कि ये ट्रैवलेटर किसी कमाल के मैकेनिज्म से चल रहा है पर असल में इसके नीचे हजारों से भी ज्यादा स्लेव्स मौजूद होते हैं और उन्हें मार मार कर काम करवाया जा रहा था। और ये सभी लोग इसे अपनी जी जान लगाकर चला रहे होते हैं और इन बेचारों को हफ्तों तक खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया गया होता है। इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इनसे भीख मांगते हैं कि प्लीज या तो हमें आजाद कर दो या हमें जान से मार डालो, लेकिन फिर भी बेचारों के ऊपर कोड़े मार मार कर काम करवाया जाता है। इसके बाद हम दोबारा से नेपच्यून फैमिली को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग पैदल ही राइवरी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और दूर कहीं एक बैल्कनी में हम कार्लोस को देखते हैं जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और इसे हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। और ये बंदा अपनी दूरबीन का यूज करके सिराओशी को ताड़ रहा होता है। ये ठरकी बुड्ढा और गाइस कार्लोस ये वही बंदा है जिसने
साबा ओडी के अंदर लूफी की दोस्त यानी कि उस मरमेड को जिसका नाम केमी था उसे अपना स्लेव बनाने वाला था और इस चक्कर में इसने हाचिन को भी शूट कर दिया था। पर लूफी ने उस समय आकर इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाती है। पर एक मरमेड को अपना स्लेव और पालतू बनाने की चाहत अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से अब ये शिराओशी के पीछे पड़ने वाला है और शिराओशी को देखते साथ ही इसके मुंह में सुनामी आ जाती है। अब इसके बाद ये जो जायंट सा कैसल होता है इसका डोर ओपन हो जाता है और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रॉयल फैमिलीज मौजूद होती हैं और इतने समय के बाद रियुगु किंगडम की रॉयल फैमिली यानी कि अपने फिशमैन्स को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक क्वीन आ जाती है जो कि अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर आ चुकी है और आते साथ ही शिराओशी का स्वयंवर करना शुरू कर देती है और बताती है कि ये मेरे 3 बेटे हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत, जो कि बहुत ही बड़े चोमू हैं। तुम इनमें से किसी एक से शादी कर सकती हो। हमारी रॉयल फैमिलीज अगर आपस में मिल गई तो हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके रिश्ते की बात करने लगते हैं। पर शिराओशी बहुत बुरे तरीके से इनकी बेइज्जती कर देती है कि भाई ये कितने चोमू हैं, मैं इनसे क्यों शादी करूंगी। हालांकि इसकी इंटेंशंस ऐसी नहीं होती हैं। और सुनते साथ ही यहाँ पर जो रॉयल फैमिलीज होती हैं जो कि शिराओशी का हाथ मांग रहे थे ये सभी लोग नाराज हो जाते हैं और इसके दोनों भाई मैदान में आ जाते हैं और जैसे तैसे करके बात को घुमा फिरा कर माहौल को शांत करते हैं। पर ये सारी बातें सुनकर शिराओशी को चक्कर आने लगते हैं और तभी इसका एक भाई आता है और इसे कोने में ले जाता है। शिराओशी, तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना होगा। तुम ऐसे ही लोगों के मुंह पर उन्हें ना नहीं कह सकती। मैं जानता हूँ तुम्हें मना करने का पूरा हक है और तुम्हें मना भी ऐसे करना होगा कि उन सभी को बुरा न लगे। अगली बार जब कोई तुमसे ऐसी बात कहता है तो तुम्हें बस ये कहना होगा, अरे वाह ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। तो चलिए फिर किसी दिन हम लोग साथ मिलकर बैठकर इस पर बात करेंगे, या उन्हें ऐसे मना करो कि उन्हें बुरा ही ना लगे, वरना हमारे लिए मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं। इसके बाद हम वीवी को देखते हैं जहाँ पर लियो को अपने हाथों में पकड़कर प्यार करते हुए कहती है कि भाई तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। तुम्हारे जैसी प्यारी चीज मैंने आज तक नहीं देखी है लियो। खबरदार, अगर तुमने मुझे प्यारा कहा, मैं प्यारा नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। डाकू हूँ मैं, डाकू मार दूंगा तुझे, ठीक है ना। मुझे दोबारा से प्यारा बोला तो। और हाँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मैंने तुम्हारे मुंह से लूफी लैंड के बारे में सुना था। तुम उसके बारे में बात कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, असल में मैं एक पायरेट हूँ और लूफी लैंड का एक सबऑर्डिनेट भी हूँ। अब वीवी ये सुनकर हैरान हो जाती है और तभी रेबेका भी यहाँ पर आ जाती है लियो को फॉलो करते हुए। रेबेका वीवी से कहती है कि क्या तुम सच में लूफी के बारे में जानती हो क्या? वो तो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है इस वक्त और बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि सबकी हेल्प भी करता है। क्या उसी ने तुम्हारी भी मदद की थी रेबेका? रेबेका, उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी और लूफी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर आज एलाबास्ता अपनी करंट कंडीशन में है तो सिर्फ लूफी की वजह से, वरना एलाबास्ता कब का खत्म हो जाता क्रोकोडाइल की वजह से। और हम एलाबास्ता के उन सभी सीन्स को भी देखते हैं जहाँ पर लूफी ने कैसे क्रोकोडाइल को हराया था। अगर देखा जाए तो लूफी को हीरो बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, पर दुनिया ये समझती है कि लूफी जो कुछ भी करता है वो बस फेम के लिए करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में अगर लूफी की बाउंटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो बस इसी वजह से, क्योंकि लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लूफी तब से लेकर अब तक जरा सा भी नहीं बदला होगा। और जब मैंने ड्रेस रोसा के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मैं समझ गई थी कि लूफी और उसके दोस्तों ने दोबारा से किसी की मदद करने के बारे में सोच लिया है। और इसकी ये बातें सुनकर रेबेका कहने लगती है कि हाँ भाई, तुमने सही कहा, लूफी और उसके दोस्तों ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। और अगर ड्रेस रोसा आज खुली हवा में सांस ले पा रहा है तो सिर्फ लूफी और उसके दोस्तों की वजह से। और इनकी ये बातें सुनकर अचानक से शिराओशी यहाँ पर आ जाती है। क्या तुमने अभी अभी लूफी का नाम लिया? तभी शिराओशी का भाई यहाँ पर आ जाता है। शिराओशी, मेरी बहन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। भले ही लूफी हमारा दोस्त हो, पूरी दुनिया उसे अभी भी एक क्रिमिनल के तौर पर समझती है। तुम खुलेआम उसका ऐसे नाम नहीं ले सकती हो, समझा करो। रेबेका और वीवी कहने लगते हैं कि क्या अभी तुमने लूफी का नाम लिया था? हाँ, मैंने अभी लूफी का नाम लिया। क्या तुम दोनों भी उसे जानते हो? उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी और मेरे ऊपर उसका एक कर्ज भी है। जिस पर ये दोनों कहती हैं कि चिंता मत करो, लूफी का हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा कर्ज है। और तीनों किसी ने भी बेस्ट फ्रेंड की तरह लूफी के बारे में बातचीत करने लगते हैं कि लूफी ऐसा है वैसा है और इतना ज्यादा खाता है। और तीनों लूफी की दुनिया में खो जाते हैं। और हम फुकाओशी, वियोला और पोई पोई को देखते हैं और ये तीनों भी ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो, इन तीनों के बीच में कितना ज्यादा अच्छा कनेक्शन बन चुका है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि फ्यूचर में ये सभी लोग ही अपने किंगडम को आगे लीड करने वाले हैं। इसके बाद वपूल भी यहाँ पर आ जाता है और अब इविल ब्लैक ड्रम किंगडम का राजा बन चुका है और इसी वजह से यहाँ पर इसे रेवरी पर इनवाइट किया गया है। हाँ, जरा देखो, तुम लोगों ने कितनी ज्यादा कोशिश की कि मुझे मेरी कंट्री से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं एक कंट्री का राजा बन ही गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही रूल करने के लिए हुआ हूँ। और डाल्टन भी यहाँ पर आ जाता है और इसकी बकवास सुनकर कहने लगता है, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर लेते? यकीन नहीं होता, हमारी कंट्री से धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकालने के बाद भी तुमने किसी गरीब सी कंट्री को ढूंढ लिया और उसके राजा बन गए। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए वपूल। और डॉक्टर कुरेहा भी यहाँ पर आ जाती है। अरे रे 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 रे, तुम इस चिलगोजे को छोड़ के नहीं देते। हाँ, और सभी लोग वपूल को इग्नोर करके एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और यहाँ थाउजेंड सनी के ऊपर हम चॉपर को देखते हैं और ये कैरेट को ट्रीट करने में लग जाता है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी थी। कैरेट, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अरे चिंता मत करो, ये चोट बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। इसमें बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और गाइस, अपना ये जो गुलाबी फूल यानी कि कैप्टन लेवेंडिश, इसे तो अपनी ही कंट्री से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। पर बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी है और अभी भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और ऑर्लम्बस ने भी अपनी कंट्री को छोड़ दिया है ताकि आगे बढ़ सके। और हम हजरुद्दीन को भी देखते हैं। हजरुद्दीन भी जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करके खुद को आगे बढ़ा रहा होता है। और इतने समय के बाद हम डो फ्लामिंगो को देखते हैं जो कि इस वक्त एम्पल टाउन के लेवल 6 के चेंबर में मौजूद होता है और इसे बेड़ियों से बांध रखा होता है। और अब इसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इसकी जान को अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स से बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि उसे इनके एक ऐसे राज के बारे में पता है जिसके बारे में ये दुनिया नहीं जानती है।
है। मैं जानता हूँ ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं इनके राज दुनिया भर को बता दूं। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक इन लोगों ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया होगा। सेलेस्टियल ड्रैगन्स, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स मैरी जॉयस के ऊपर अब और राज नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम ईमू को देखते हैं। इस बंदे ने काले कपड़े पहने होते हैं और इसके हाथों में लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और चलते चलते एक कमरे के पास पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ ठंडी हवा निकल रही होती है। और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो हम लोग बर्फ के अंदर जमा हुआ एक बहुत ही बड़ा सा जायंट स्ट्रॉ हैट देखते हैं, यानी कि लूफी की टोपी बिल्कुल उसी की तरह एक बहुत ही बड़ा जायंट स्ट्रॉ हैट यहाँ पर मौजूद होता है। और यहाँ पर इस कार्लोस गधे ने अपने नौकर के जरिए से सिराओशी को जंजीरों से पकड़ लिया होता है और किसी पागल बंदर की तरह उछल रहा होता है। सिराओशी को बहुत ज्यादा पेन होता है और फुकारोशी सिराओशी को बचाने के लिए मैदान में आगे बढ़ने लगता है, पर तभी नेपच्यून इसे रोक देता है। पिताजी मुझे जाने दीजिए। वीवी और रेबेका को भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सिराओशी की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर रेबेका को साई यहाँ पर रोक लेता है और इसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मैं जानता हूँ कि सिराओशी तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन तुम्हें अपने किंगडम के बारे में सोचना होगा। अगर यहाँ पर तुमने सिराओशी की मदद करने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हारे किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और सेम बात वीवी से भी कही जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं और सिराओशी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है और इसे किसी स्लेव की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ये देखकर लियो से रहा नहीं जाता है और मैदान में कूद पड़ता है और अब साई से भी रहा नहीं जाता है और सिराओशी की हेल्प करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। पर जैसे ही लोग मैदान में कुछ करने वाले थे तभी रॉब लूची यहाँ पर आ जाता है और सिंगल अटैक से ही इन दोनों को निपटा कर रख देता है। और लूची से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद साई इससे पूछता है कि तुम कौन हो। मैं वही हूँ जिसने अभी और तुम्हारी कंट्री की जान बचाई है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। न जाने इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो जाता। और हम काकू को भी देखते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, अगर हम उन दोनों को नहीं रोकते तो न जाने इस वक्त कितनी कंट्रीज के बीच में वॉर छिड़ जाती और पूरी CP0 यहाँ पर मौजूद होती है। और काकू और रॉब लूची ने CP0 को ज्वाइन कर लिया है। और हम लोग एनिस लॉबी के उन सभी सीन्स को भी देखते हैं जहाँ पर लूफी ने रॉब लूची को हराया था। और रॉब लूची सभी से कहता है कि ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन तुम देख रहे हो ये असल में इस पूरी दुनिया के क्रिएटर्स की तरह हैं। भले ही दिखने में चोमू और बेवकूफ लगते हैं पर हम आम इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के चलते अगर ये लोग कोई चीज को मांग रहे हैं तो हमें बिना अपना मुंह खोले इन्हें चुपचाप दे देनी चाहिए। और वीवी इसका दिमाग खराब हो जाता है और बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, आखिर तुम बोल क्या रहे हो। और इसके कॉलर को पकड़ लेती है और तभी किंग नेपच्यून अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है। इसकी बॉडी से एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और इसकी आवाज भी बदल जाती है। प्रिंसेस वीवी, तुमने यहाँ तक हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। तुमने सिराओशी के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और किंग नेपच्यून गुस्से के साथ आग बबूला हो जाता है। होते ही में लगता है तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा सपना कि इंसान और फिशमैन दोनों आपस में मिलजुल कर रहे हैं, पर लगता है तुम इनके बारे में गलत थी। इनकी फितरत पहले जैसी ही है। पर तुम चिंता मत करना, एक बार किसी तरह से मैं अपने बच्चों को बस सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल दूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी दोबारा सरफेस पर लौट कर नहीं आऊंगा। और ऐसा बोलकर एक जोरदार हमला सीधा कार्लोस पर करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर कार्लोस की भी हवा टाइट हो जाती है। पर वीवी नेपच्यून को रोकने के लिए आगे आ जाती है, पर नेपच्यून किसी की बात नहीं सुनता है। पर तभी मैदान में एक और सेलेस्टियल ड्रैगन आ जाता है और घुमाकर अपना डंडा कार्लोस के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से कार्लोस की बत्ती गुल हो जाती है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इवन की किंग नेपच्यून भी हैरान हो जाता है। और गाइस, ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसका नाम सेंट डोंकीजॉट है। सिराओशी की मदर यानी कि ओतोहिमे ने इसकी जान बचाई थी, जैसा कि हम फिशमैन आर्क में देख चुके हैं। ये बंदा अपने पैरों के बल बैठ जाता है और किंग नेपच्यून के सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ और मैं तब से लेकर अब तक आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था कि कब आप लोग सरफेस पर आएंगे और कब मैं आपसे दोबारा से मिल पाऊंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। पर किंग नेपच्यून, ये मेरी जुबान है, अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप बेझिझक होकर प्लीज मुझसे कहिएगा। और एक सेलेस्टियल ड्रैगन को इस तरह से अपने घुटनों पर आता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।